नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि 2 मई से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और अभी हाल ही में एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है एसएससी एमटीएस का। तो दोस्तों आपकी तैयारी का अब अंतिम समय चल रहा है और 2 मई से पेपर आपका शुरू हो जाएगा एमटीएस का। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2022 का शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे थे। कुल 48 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था एमटीएस का और यह 26 नंबर वीडियो, और इस 26 नंबर वीडियो में देखेंगे हम लोग 15 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुल 25 प्रश्न को। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो छात्र अभी तक 25 वीडियो नहीं देख पाए हैं पिछला, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट बना हुआ और वहाँ आपको ये 25 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, जाकर वहाँ से एग्जाम से पहले आपको फटाफट इन सारे वीडियो को देख लेना है और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको कॉपी पे नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ मैं पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है? राष्ट्रपति। थोड़ा सा यहाँ हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर प्रधानमंत्री का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 175 आर्टिकल में बोला गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। मुख्यमंत्री 164 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति याद है आपको, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको आर्टिकल भी पढ़ते चलना है साथ में। अगले सवाल की तरफ चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कथन आपको 4 दिख रहे हैं और इनमें से एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 2, अधातुएं आघातवर्धन्य होती है। बिल्कुल यह गलत है। धातु जो है आघातवर्धन्य होता है लेकिन अधातु नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही है। अधातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, ये भी सही है। धातुओं की आयनन तापीय धारिता यानी एंथैल्पी कम होती है, किसकी? धातुओं की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीनों लाइन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। अगला सवाल है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिनको पद्मश्री 2006 में दिया गया था, इनका नाम है इलियाना सिटारिस्टी। ध्यान रखिएगा, पहली विदेशी मूल की ओडिसी नृत्यांगना है जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2006 में, इलियाना सिटारिस्टी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4 में मृणालिनी साराभाई, इसके बारे में बताए थे? बिल्कुल बताए होंगे पिछले वीडियो में ही। यह भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई थी मृणालिनी साराभाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कावड़ी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों के द्वारा कावड़ी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में चलिए अगले प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सारा प्रश्न का डिटेल्स नहीं जानना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका ही डिटेल हम लोग को जानना है एग्जाम के समय में। देखिए सवाल नंबर 5 में है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात कर रखा है। देखिए पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को अपक्षय बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वेदरिंग बोला जाता है, दोनों नाम आपको याद रखना है। अब ऑप्शन के अनुसार जा सकते हैं, कहीं अपक्षय भी दिखेगा तो कहीं वेदरिंग भी लिखा हुआ मिल जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को अपक्षय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 6, कुमारकोम नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ कौन है? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओणम। तो कुमारकोम नौका दौड़
ओणम उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है, याद रखिएगा। ओणम उत्सव के दौरान कुमारकोम नौका दौड़ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो दीपावली कहाँ मनाया जाता है, आपको पता है? बताइए दीपावली कहाँ मनाया जाता है, फटाफट बता दीजिए। उत्तर भारत में मनाया जाता है दीपावली। नवरोज एक पारसी नववर्ष त्यौहार है, पारसियों का नया वर्ष का त्यौहार है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? बार बार प्रश्न यह पूछा जाता है। बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था नवरोज उत्सव का। लोहड़ी आपका पंजाब का हो जाएगा, ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। देखिए समता का अधिकार आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो 14 से याद रखिएगा 18 नंबर के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है समता का अधिकार का। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे आपके मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे गए एमटीएस के एग्जाम में भर भर के, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था? यहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तत्वबोधनी सभा का गठन 1839 में किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं, याद रखिएगा। और बार बार मैं टॉपिक्स का नाम बताते रहता हूँ, नृत्य हुआ, वाद्य यंत्र हुआ, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से लगातार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा कर देख लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, एसएससी का उठा लीजिए, सीजीएल जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, देख लीजिए एक बार पेपर प्रीवियस और उठा के, क्या नृत्य और वाद्य यंत्र से सवाल नहीं पूछे गए हैं? आप एक भी सिंगल पेपर उठा कर बता दीजिए। जैसे सीजीएल 2022 का हुआ, उसका जितना भी पेपर लिया गया बता दीजिए क्या इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं? पूछे गए हैं। सारे एग्ज़ाम में यह टॉपिक जो है ट्रेंड करता है आपके एग्ज़ाम में। तो तैयार रहिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए फटाफट, जिन्होंने भी अभी तक नहीं कर रखा है, ठीक है। तो सितार वादक थे पंडित रविशंकर। देखिए बीणा से कौन संबंधित है? असद अली खान। असद अली खान बीणा बजाया करते थे। सरोद वादक अमजद अली खान, ठीक है। संतूर वादक पंडित रविशंकर, तो रविशंकर तो हो जाएंगे सितार वादक। अच्छा, पंडित शिव शंकर हो जाएंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, शिव शंकर हो जाएंगे। तो संतूर वादक पंडित शिव शंकर और सितार वादक पंडित रविशंकर, याद रखिएगा। यहाँ दोनों में शंकर आता है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपको क्लियर याद रखना है। संतूर वादक पूछता है तो शिव शंकर, और सितार पूछता है तो पंडित रविशंकर, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 10, संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक क्या है? देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग दूरदर्शन पहले तो खूब चलता था, अब तो नए नए चैनल आ गए, मोबाइल आ गया, नहीं तो पहले दूरदर्शन चैनल ही लोग देखा करते थे, ठीक है। तो संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक जो है राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है दूरदर्शन। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेला गया था, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? देखिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदक जीता था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। देखिए इसका सही उत्तर तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला सवाल, सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन दिया गया कि वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का एक हिस्सा है, ये गलत कथन है। बाकी के 3 ऑप्शन सही कथन है, जिसमें सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थ दंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही है। फिएट मुद्रा जिसको मनी समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है, ये भी सही है, इसको फिएट मुद्रा बोला जाता है। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, आरक्षित मुद्रा रिजर्व मनी और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का अनुपात है, ये भी सही कथन है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल जो है भारत का 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य है, 1 नंबर पे है। सबसे कम साक्षर 2011 जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा, सबसे कम साक्षर हो जाएगा बिहार 2011 जनगणना के अनुसार। जनगणना से मैंने क्वेश्चन करा रखा है ना, एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको जाइए अभी फटाफट देख लीजिएगा, वीडियो जैसे ही समाप्त होगा। जनगणना से मात्र 28 प्रश्न है, 10 मिनट का वीडियो होगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो उस एक्ट का नाम था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने के लिए एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था शारदा एक्ट। याद रखिएगा, कब आया था? 1929 में आया था, ठीक है, 1929 में आया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा अफगानिस्तान। जो भारत है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? तो यह जीत लिया था दोस्तों भारत, किसको हरा के? तो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को हरा के दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप भारत जीता है। और 2011 वर्ल्ड कप में कप्तानी किसने किया? तो एमएस धोनी ने किया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2011 में यह भारत जीता। ये दूसरा वर्ल्ड कप था जब भारत ने जीता था। इससे पहले 1983 में कपिल देव के कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता था और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता। तो 1983 में पहली बार और 2011 को दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता है ओडीआई में। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप भारत कब जीता है? तो 2007 में जीता है, एकमात्र टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता है 2007 में। कौन कप्तान थे? तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? देखिए, बनास डेयरी संकुल योजना जो है उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1648 में पूरा हुआ था। अच्छा, पूरा तो 1648 में हुआ, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1632 में इसकी शुरुआत की गई थी आगरा में ताजमहल बनाने की और 1648 में कंप्लीट हुआ, यानी 16 साल में बनके ताजमहल तैयार हो गया। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ज़रा कमेंट बॉक्स में छापिए कि किसके लिए बनवाया गया था, किसके याद में बनवाया गया था, किसके लिए बनवाया गया था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। अगला सवाल है, संजीव कपूर को के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। देखिए, संजीव कपूर को जेट एयरवेज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि 4 अप्रैल 2022 से इनका कार्यकाल प्रभावी हुआ। जेट एयरवेज के बन गए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन? संजीव कपूर, याद रखिएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो खुशवंत सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग बताइए तो आर के नारायण की पुस्तक का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5वें क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आर के नारायण का एक पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सुन लिए ना, फटाफट कमेंट कीजिए। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया है। भारत में अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? देखिए, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो है धर्मपाल को दी गई थी। किसको? धर्मपाल को दी गई थी। ठीक है, धर्मपाल को दिया गया। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी। मैं बार बार रिपीट करता हूं जिससे आपको वीडियो के दौरान ही याद हो जाया करेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल शांति से देखते चलें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। देखिए, सवाल 24 नंबर है, आईने अकबरी जो अकबरनामा है पुस्तक का तीसरा खंड है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अकबर के प्रशासन का इसमें उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड इसको बोला जाता है। यानी जो अकबरनामा पुस्तक है ना, अकबरनामा जो पुस्तक है इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी बोला जाता है, और इस आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? देखिए, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कुल 25 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के दौरान मैंने जितना भी प्रश्न पूछ रखा है उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।